एच कॉम्पटन ने सन 1923 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया जिसके लिए उन्हें 1927 में नोबेल प्राइज मिला। स्वागत है आप सबका। आज हम कॉम्पटन प्रभाव पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, या ये कहिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जो एच कॉम्पटन ने सन 1923 में किया। अब प्रश्न ये आता है कि इस प्रभाव को हम लोग अभी इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों किया गया, क्या अध्ययन था, कैसा अध्ययन था, ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण तो है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके लिए एच कॉम्पटन को 1927 में नोबेल प्राइज मिला। और इस कॉम्पटन प्रभाव को हम लोग दो भाग में, इसकी पूरी चर्चा दो भाग में हम लोग करेंगे। तो आज पहले भाग में बात करते हैं, ठीक है? किस पे बात करेंगे हम लोग? कॉम्पटन प्रभाव में। शुरुआत कहाँ से करें कि जैसे आप लोगों ने कहा था कि 14 दिसंबर 1900 को कृष्णिका पिंड विकिरण वक्र की पूरी तरीके से व्याख्या प्लांक क्वांटम के द्वारा की गई। किस आधार पर की गई? तो कहा गया कि जो विकिरण होते हैं वो कण व्यवहार दिखाते हैं, क्या प्रकाश जो होता है वो कण व्यवहार वाला होता है। जबकि इससे पहले, मतलब 1900 से पहले की अगर बात करते हैं आप, तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के हिसाब से प्रकाश जो होता है वो तरंग व्यवहार दिखाता है। और इसको स्पष्ट करने के लिए आपने कुछ प्रयोग किए कि प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है, ध्रुवण की घटना होती है। ये सब घटना इस बात के प्रमाण है कि प्रकाश तरंग है। अब ऐसी प्रमाण तो आपको कण व्यवहार के लिए भी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? भाई चाहिए, ताकि हम ये भी सिद्ध कर सकें कि आपका ये जो विकिरण है, प्रकाश है, उसमें कण व्यवहार होता है। और प्लांक का क्वांटम विकिरण सिद्धांत भी सही है, या प्लांक क्वांटम सिद्धांत भी सही है, जिसका विकास किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह भी कहा कि अगर फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू है, जहां न्यू आवृत्ति है, तो 1917 में आइंस्टीन ने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर कहा था कि फोटॉन में संवेग भी होगा। कितना? h न्यू बाई c, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक, c क्या है? प्रकाश का वेग, ठीक है, और न्यू क्या है? आवृत्ति। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब 1988 में हॉलवेक्स ने प्रयोगों द्वारा ये देख लिया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। मतलब धातु की सतह से विकिरण जब आपतित होता है धातु की सतह में, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे करें? तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार लेकर के अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में इसकी व्याख्या की। कैसे की? अब उसी पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, फिर मैं आपको ये एच कॉम्पटन के अध्ययन पे बताऊंगा। ये क्योंकि इसी पे बेस है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है, ठीक है? ये एच कॉम्पटन पे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कि जब किसी धातु की प्लेट पर, सपोज जिंक है, इसके ऊपर कोई विकिरण आपतित होता है, तो एक फोटोन आपतित हो गया जिसकी ऊर्जा कितनी है? h न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर था वो बाहर निकल आएगा। तो ये जो फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से दो तरीके से व्यय होती है। पहला, उसके देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा देने में, मतलब धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा है। दूसरा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इसको गतिज ऊर्जा भी देनी पड़ेगी, तो गतिज ऊर्जा देने के लिए दूसरा हिस्सा। तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या करें हम? अब गतिज ऊर्जा भी इसका कुछ हिस्सा देगा। इसका मतलब ये जो आपतित फोटोन h न्यू है, इसके दो हिस्से, पहला हिस्सा हो गया देहली और दूसरा हो गया उसका गतिज ऊर्जा के रूप में। तो क्या आएगा? h न्यू बराबर, ये देहली ऊर्जा के लिए h न्यू नॉट, ये न्यू नॉट जो बना है ना, न्यू जीरो, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं।
मतलब हर आवृत्ति का जो विकिरण होगा या हर आवृत्ति का जो फोटोन होता है वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता। एक निश्चित आवृत्ति या एक कम से कम आवृत्ति निश्चित है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, और उससे कम अगर आपतित करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से उत्सर्जन या बाहर निकलना संभव नहीं होता। तो उस आवृत्ति को आपने देहली आवृत्ति कहा था। तो अगर न्यू नॉट देहली आवृत्ति है तो एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा, देहली ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या आ गया, इसको इधर पक्षांतर करते थे हम लोग, तो एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आपने कहा था आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, और इसी के आधार पर आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। ये एक प्रमाण हुआ किसके लिए, विकिरण के कण सिद्धांत के लिए, या प्लांक क्वांटम सिद्धांत के लिए एक प्रमाण हो गया जो उसको सही साबित करता है। ठीक ना, कृष्णा पिंड विकिरण के बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसी तरीके से इसी को आधार लेकर के ये एच कॉम्पटन ने, तो सर एच कॉम्पटन ने क्या देखा, एच कॉम्पटन ने एक ये कहिए एक धातु की प्लेट ले ली इन्होंने भी, और ये धातु की प्लेट इनकी ग्रेफाइट की है। ठीक, ग्रेफाइट इनका टारगेट हो गया, और जब उच्च आवृत्ति के विकिरण को उन्होंने इस पर आपतित करवाया तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होते हैं, और साथ साथ ये जो विकिरण है इसका प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब क्या, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए फोटोन अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है ना भाई, दो तरीके से लगाया था, एक उसको धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा उसको गतिज ऊर्जा देने में। जबकि यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला v वेग से, और कुछ भाग इस जो आपतित विकिरण है उसका कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ऐसे समझिए आप, मान लेते हैं ये ऊर्जा कितनी है 100%, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में इस 100% का 60 to 70% खर्च हो गया, और बचा हुआ जो 30 to 40% है वो क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एच कॉम्पटन को ये दिखा कि आपतित विकिरण की जो आवृत्ति न्यू है, या आपतित विकिरण की जो ऊर्जा E = h न्यू है, वो E डैश हो गई। मतलब 100% घट के कितनी हो गई, 40% हो गई। और आप जानते हैं कि ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा घटेगा। तो ऊर्जा घटा भाई, 100% से 40% का प्रकीर्णन हुआ है तो ऊर्जा घटा, इसका मतलब क्या, आवृत्ति घट गई। और आवृत्ति घटने का मतलब आप क्या समझते हैं, आवृत्ति घटने का मतलब होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो आवृत्ति का मान घटा, क्यों, ऊर्जा घटी है ना भाई, ऊर्जा घटी तो आवृत्ति घट गया, आवृत्ति घटने से ये तरंगदैर्घ्य बढ़ा। समझ में आ रहा है ना। ये अध्ययन कौन कर रहे हैं, कॉम्पटन। किस में कर रहे हैं, एक धातु की प्लेट में। कौन सी धातु की प्लेट आपने लेके रखा है, कौन सा धातु का प्लेट है ये, ग्रेफाइट। समझ में आ गया। तो यहाँ पूरी ऊर्जा नहीं जा रही है, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो गई और बची हुई ऊर्जा का प्रकीर्णन हो गया। तो और प्रकीर्णन जो हो रहा है और जो प्रकीर्णित विकिरण है उसका तरंगदैर्घ्य आपतित विकिरण के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा मिला। अब ज्यादा मिला तो एच कॉम्पटन सर ने ये सोचा भाई कि ये जो ज्यादा मिल रहा है मतलब तरंगदैर्घ्य में अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, तो बोले लेमडा डैश अगर मैं प्रकीर्णन का ले लेता हूँ, आपतित का लेमडा ले लेता हूँ, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा आ रहा है। तो अब उन्होंने ये अध्ययन करना चाहा कि ये जो तरंगदैर्घ्य में अंतर आ रहा है ये किस बात पर निर्भर करता है और इसको निकालें कैसे, ये अध्ययन करना है उनको। और साथ साथ ये भी दिखाना है, इस प्रयोग का एक उद्देश्य है कि आपका जो प्लांक क्वांटम सिद्धांत है वो सही है
जिसने ये कल्पना की थी कि विकिरण जो होते हैं वो सतत नहीं होकर के छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में होते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। मतलब कण के सिद्धांत को सिद्ध करना था कि आपका जो प्रकाश होता है वो कण व्यवहार दिखाता है, ये भी सिद्ध करना। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न फिर आया होगा, क्या प्रश्न? कि भाई ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन प्रभाव किसे कहेंगे? तो एक समझ में आया ना, आपतित जो विकिरण हो रहा है उसका क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। किसके द्वारा? स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा, या मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकीर्णन होने से क्या होता है? उसके तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है, या कहें तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाता है। तो ये जो तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो रहा है ना, उसी को हम लोग कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? तो अब लिखें कैसे? तो इसको लिखने के लिए आप ये कहिए कि जब उच्च आवृत्ति के एक्स किरण विकिरण को या एक्स किरण का किसी मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णन होता है तो उसके तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है, और तरंगदैर्ध्य में आने वाले इस परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। और जितने का परिवर्तन आएगा उसको कॉम्पटन हटाव या कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। मतलब लैम्डा डैश, ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, यानी कि डेल लैम्डा है, इसी को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, कॉम्पटन हटाव कहते हैं। समझ में आ गया? अब एज कॉम्पटन सर ये स्टडी कर रहे थे कि भाई ये निकले कैसे, इसके लिए सूत्र क्या होना चाहिए, ये किस किस चीज पर निर्भर करेगा, ये सारी चीजें ये अध्ययन करना चाहते थे। तो जब वो अध्ययन करने के लिए सोच रहे थे तो उनके दिमाग में ये आया कि यहाँ जो आपतित विकिरण है और जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के बीच में जो टक्कर हो रहा है वो कैसा है? प्रत्यास्थ टक्कर है। अब प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? प्रत्यास्थ टक्कर वो टक्कर होता है जिसमें कुल ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित होते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? कुल ऊर्जा और संवेग संरक्षित होता है। अब ये एज कॉम्पटन सर को समझ में आ गया कि कैलकुलेशन अब शुरू कैसे करें। तो चूंकि टक्कर कैसा है? प्रत्यास्थ है, तो इसको ही आधार लेकर के उन्होंने क्या लगाया? ऊर्जा संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या लगा देंगे वहां? ऊर्जा संरक्षण के नियम लगाने के बाद संवेग संरक्षण का नियम। उनको ये चीजें समझ में आ गई। कॉम्पटन प्रभाव याद है ना आपको? कैसे लिखेंगे, है ना भाई? आपतित विकिरण के तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित विकिरण के प्रकीर्णित विकिरण के तरंगदैर्ध्य में जो अंतर आता है, किसके कारण? स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णन के कारण। यही हमारा क्या है? कॉम्पटन प्रभाव है। तरंगदैर्ध्य का अंतर, और तरंगदैर्ध्य में जो अंतर आता है जितना उसका मान होगा उसको कॉम्पटन हटाव या कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना पूरा? अब इसको आप अपने एक डायग्राम से देखिए, एक चित्र बनाते हैं इसका। चलिए, ये है आपके कॉम्पटन प्रभाव का चित्र। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, छोटा हो जाएगा। इसको ऐसे कर दे, क्या इतना छोटा चलेगा? इतना ज्यादा हो जाए, इतना ही रखे रहिए। चलिए, ये है। तो यहाँ जो ये गोल चिन्ह दिख रहा है आपको, ये गोल, इसको मैं स्थिर इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, स्थिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है? स्थिर है मतलब क्या? इसका स्थिर अवस्था में द्रव्यमान m0 होगा। किसके हिसाब से? विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के हिसाब से द्रव्यमान क्या होता है? बदलता है। किसके साथ? वेग के साथ। संबंध याद है? m बराबर m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक? तो इसका विराम स्थिति में ऊर्जा कितना होगा? m0 सी स्क्वायर। ठीक है? तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो आपतित विकिरण है, यहां मैंने न्यू की जगह एफ लिखा है। क्यों लिखा है? आवृत्ति मैंने यहाँ न्यू नहीं लिखा है, न्यू की जगह आवृत्ति को मैंने एफ दिखाया है,
क्योंकि V और F में ना इस में जब आप देखेंगे अपनी स्लाइड में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने आवृत्ति को F लिखा है। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि न्यू ही लिखेंगे तो F की जगह आप न्यू ले लीजिएगा, लेकिन मैं इस पूरे डेरिवेशन में इसको F ही लिखूंगा। और मैं कहता हूं कि आप भी F ही लीजिए ताकि आपको कैंसिल वेंसिल करवाते टाइम डाउट ना आ जाए। तो आपतित विकिरण का HF क्या निकल के आ गया? ये HF हो गया आपके आपतित विकिरण की ऊर्जा, और HF/c आपतित विकिरण का संवेग। ये इलेक्ट्रॉन के साथ प्रत्यास्थ टक्कर हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था में ऊर्जा कितना है? m0c²। ठीक, और ये अपनी कुछ ऊर्जा, ये जो आपतित फोटोन है अपनी कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दिए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया धातु की प्लेट से। उस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं हम लोग? प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। किस वेग से बाहर निकला? v वेग से। तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के हिसाब से? E बराबर mc²। डाउट हो रहा है क्या कि जब v है तो mc² क्यों लिख रहे हैं? डाउट हो रहा है? यहाँ पे कुल ऊर्जा mc² होगी, इस पर डाउट नहीं है कि है? अगर हो रहा होगा तो मैं आपको बताऊं। देखिए, आपके इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ऊर्जा कितनी थी? m0c²। v वेग से बाहर निकला m0c² ना, v वेग से बाहर निकला तो गतिज ऊर्जा आ गई इसमें, और विराम की ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसको आप लोग कुल ऊर्जा बोले थे। कब बोले थे? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के डेरिवेशन में, जब हम लोग व्यंजक निकाल रहे थे तो बोले थे ना। और इसका E का मान कितना आता है बोले थे आप? इस E का मान mc² आता है। तो देखो भाई, विराम का द्रव्यमान मिल गया और mv² यानी कि गतिज ऊर्जा मिल गई। तो विराम की ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा दोनों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? कुल ऊर्जा। और विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से कुल ऊर्जा का मान mc² होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऊर्जा को mc² लूंगा। क्लियर हो गई? अब हम लोग बात करते हैं इसकी, किसकी? कि चूंकि ये जो संघट्य हो रहा है वो प्रत्यास्थ है तो ऊर्जा क्या होगा? संरक्षित रहेगा। ऊर्जा संरक्षित रहेगा मतलब टक्कर के पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर के पहले की ऊर्जा, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी है? आपतित फोटोन की ऊर्जा hν, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी? m0c²। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा? टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा कितनी हुई? तो ये जो फोटोन की ऊर्जा कितनी? hf', और ये जो प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से? mc²। mc² में क्या है? दोनों ऊर्जा है, विराम ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों को मिलके हम लोग ये बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप लोग इसमें संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम कैसे लगाएंगे? संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो हम लोग दो दिशा में लगाएंगे, x दिशा में और y दिशा में। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को सीधा सीधा बता दिए, और संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो बोल रहे हैं x दिशा में लगाऊंगा फिर y दिशा में लगाऊंगा, ऐसा क्यों? तो भाई इसलिए कि आपकी जो ऊर्जा है वो क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसलिए मैं सीधा बोल दिया जो प्रकीर्णित फोटोन है वो इधर गया, उसकी कुल ऊर्जा, और प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का योग। लेकिन चूंकि संवेग क्या है? सदिश है। सदिश है तो क्या चाहिए? दिशा। तो देखिए, प्रारंभ में आपतित फोटोन किधर जा रहा है? धनात्मक x दिशा में। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ है। कैसा है? स्थिर है। स्थिर है तो संवेग 0। अब x दिशा में देखिए, प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और आपका फोटोन प्रकीर्णित होकर के इधर चला गया है। तो इसका क्या कर दें? सदिश वियोजन। याद है सदिश वियोजन कैसे करते हैं? मैथ्स में भी किया है आपने। तो सदिश वियोजन के लिए क्या करते हैं? ऐसा नहीं लेते आप लोग। तो ये क्या है? आधार है। तो आधार में क्या रहता है? आधार, इसका मान कितना है? hf'/c। ये कर्ण है। कर्ण और आधार में संबंध निकालना है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा, है ना? कर्ण इंटू cos थीटा बराबर आधार। तो आधार का मान कितना आ गया भाई? देखिए आधार का मान कितना आया? ये आ गया आपका आधार का मान hf'(c) cos थीटा, और इस दिशा में y दिशा में कितना हो जाएगा? hf'/c sin थीटा। लंब निकालने के लिए इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका संवेग इस दिशा में कितना? mv, v वेग, m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, गति का द्रव्यमान।
ठीक, तो इस दिशा में इसका एम वी कॉस फाई, और इधर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एम वी साइन फाई। ध्यान दीजिए, अब ये एच एफ डेस बाई सी कॉस थीटा और एम वी कॉस फाई किधर है, एक्स दिशा में, और एच एफ बाई सी किधर है, एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में संवेग संरक्षण। अब वाई दिशा में इधर कुछ है क्या, टक्कर से पहले तो बोलेंगे भाई कुछ नहीं है, टक्कर के बाद वाई दिशा में एक जा रहा है धनात्मक वाई दिशा में और एक जा रहा है ऋणात्मक वाई दिशा में, तो वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे किधर, एक्स दिशा और वाई दिशा में। क्यों लगाएंगे, क्योंकि संवेग सदिश है, और सदिश है तो उसमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए। इसके बाद, इसके पहले आप लोगों ने क्या कहा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो टक्कर के पहले की कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा, दिशा की बात नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई, ये अदिश है। समझ में आ गया इतना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस पे अपना समीकरण लगाते हैं। क्या लगाएंगे भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या लिखेंगे आप, टक्कर के पूर्व की कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर के पूर्व की कुल ऊर्जा कितनी, टक्कर के पूर्व की कुल ऊर्जा कितनी, ये हो गया एच एफ और एम नॉट सी स्क्वायर। ये स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर, और ये आपतित फोटोन की ऊर्जा, और न्यू की जगह मैं एफ ले रहा हूं क्योंकि न्यू और एफ दोनों ही आवृत्ति हैं। ठीक, अब उसके बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा एच एफ डेस और ये एम सी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब एक काम करिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो आपके पास यह आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से h अगर कॉमन निकालेंगे आप तो क्या बच जाएगा, f माइनस एफ डेस है ना, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और इधर क्या बचा एम सी स्क्वायर। ये जो समीकरण आया है उसके दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो a की घात 2 b की घात 2 लगाइए, ये पूरा का पूरा, यहाँ a की घात 2, ये b की घात 2, तो इसका घात 2 यानी कि h की घात 2 f माइनस एफ डेस की घात 2, एम नॉट की घात 2 और c की घात 4 हो जाएगा, c की घात 2 की घात 2 यानी कि, ठीक है। और 2 ये a देखिए h f माइनस एफ डेस और ये b एम नॉट सी स्क्वायर, और इधर वर्क करेंगे तो एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका भी विस्तार करिए और इसको गुणा कर दीजिए, तो फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर के साथ एच स्क्वायर, एफ डेस स्क्वायर के साथ एच स्क्वायर, और ऋण और धन दोनों ऋण, 2f एफ डेस के साथ एच स्क्वायर। क्लियर है। और ये एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 और 2h एफ डेस एम नॉट सी स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कैसे मिला, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और उच्च आवृत्ति के विकिरण के बीच जो संघट्य हो रहा है, जो टक्कर हो रहा है, वो कैसा है, प्रत्यास्थ है, और प्रत्यास्थ संघट्य में ऊर्जा और संवेग संरक्षित होता है। ठीक। अब संवेग संरक्षण का नियम किधर लगाएंगे, पहले x दिशा में और फिर y दिशा में। क्यों, क्योंकि आपको पता है संवेग सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता है। चलें, आप अपने नोटबुक में डायग्राम को बिल्कुल अपने सामने जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब संवेग संरक्षण का नियम किधर, x दिशा में। x दिशा में प्रारंभ में कितना, h f बाई सी संवेग है, और फोटोन तो स्थिर है तो 0, मात्रा गुणित वेग, वेग 0 तो 0, और h f डैश बाई सी प्रकीर्णित फोटोन इधर x दिशा में। आप लोगों ने उसी नहीं किया था, सदिश का वियोजन किया था x और y दिशा में, तो y दिशा में साइन थीटा आ गया था और x दिशा में कॉस थीटा, तो एच एफ डैश कॉस थीटा हो गया, ये एम वी कॉस फाई आ गया, ये x एक्सिस के दिशा में। ये थीटा प्रकीर्णन कोण है आपके चित्र में देखिए, और ये फाई प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन जिस कोण से बाहर निकला है, ठीक है। अब क्या करें, ये H वाले के हिस्से में यहाँ देखिए, यहाँ C है ना, ये C,
तो दोनों पक्षों में सी का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ सी का गुणा कर दीजिए तो ये सी, यहाँ सी का गुणा कर दीजिए और यहाँ भी सी का, तो ये सी और ये वाला सी कट जाएगा। क्या बचेगा? एच एफ डैश कॉस थीटा प्लस एम सी वी कॉस फाई आ गया, सी का गुणा किया है इसलिए। ठीक, अब एच एफ वाले हिस्से को इधर ले आइए, ठीक है, और एच कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या आ जाएगा? एच एफ माइनस एच एफ डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एच कॉमन निकालेंगे तो एच स्क्वायर बाहर निकलेगा और एफ माइनस एफ डैश कॉस थीटा आएगा, उसमें स्क्वायर करिए तो क्या आएगा? एफ की घात 2 धन एफ डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एफ डैश कॉस थीटा, और इधर का देखिए क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर है? ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 निकला था ऊर्जा संरक्षण के नियम से, समीकरण 2 निकला एक्स दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से। अब समीकरण नंबर 3 निकालेंगे। समीकरण 3 कैसे निकलेगा? तो वाई दिशा के लिए, तो वाई दिशा में आपका प्रारंभ में देखिए टक्कर के पहले वाई दिशा में कुछ है क्या आपके चित्र में? तो बोले वाई दिशा में तो कुछ नहीं है, तो 0। टक्कर के बाद देखिए वाई दिशा में तो एच एफ डैश बाई सी साइन थीटा आया है धनात्मक एक्स दिशा में, और एम वी साइन फाई आया है ऋणात्मक वाई दिशा में। एच एफ डैश बाई सी साइन थीटा आया है धनात्मक वाई दिशा में, और एम वी साइन फाई आया है ऋणात्मक वाई दिशा में, इसलिए दोनों का ऋण हुआ। अब पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? एच एफ डैश बाई सी साइन थीटा बराबर एम वी साइन फाई। सी को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच एफ डैश साइन थीटा बराबर एम वी सी साइन फाई। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच की घात 2 एफ डैश की घात 2 साइन स्क्वायर थीटा, एम की घात 2 सी की घात 2 वी की घात 2 साइन स्क्वायर फाई। समझ में आ गया इतना? क्लियर है? तो आपने 3 समीकरण निकाल लिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। कैसे निकला? ऊर्जा संरक्षण के नियम से और एक्स दिशा और वाई दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से। समझ में आया? और संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग क्यों लगाए? तो आपका जवाब फिर आने वाला है, इसलिए लगाए हैं क्योंकि इस अध्ययन में सर एएच कॉम्पटन ने देखा कि विकिरण के बीच या फोटॉन के बीच तथा स्थिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर हो रहा है वो प्रत्यास्थ है, और उनको क्या निकालना था? तरंगदैर्ध्य में अंतर निकालना था, है ना, कॉम्पटन हटाओ निकालना था। तो भाई कैलकुलेशन कैसे शुरू करें? इसलिए उन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा के समीकरण 1 बना दिया, और एक्स और वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगा करके क्या बना दिया? संवेग संरक्षण का नियम लगाया और क्या निकाल दिया? समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि भाई एच कॉम्पटन प्रयोग या एच कॉम्पटन प्रभाव हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम प्लांक क्वांटम सिद्धांत को सत्य कर सकें। दूसरा ये महत्वपूर्ण भी था क्योंकि भाई इसके लिए 1927 में सर एच कॉम्पटन को नोबेल प्राइज भी मिला है, तो इसको जानना बहुत जरूरी था। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव से अलग टाइप का दिखा ये, वहाँ पूरी ऊर्जा लग जा रही थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और यहाँ दिखा कि कुछ ऊर्जा प्रकीर्णित भी हो रही है, और जब प्रकीर्णित हो रही है कुछ ऊर्जा तो आवृत्ति बदली, और आवृत्ति बदलने से क्या बदलता है? तरंगदैर्ध्य। इसलिए आपने ये कहा कि जो प्रकीर्णित विकिरण है उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है आपतित विकिरण से। तो क्यों है? यही कॉम्पटन प्रभाव है। आगे का अध्ययन हम लोग इसके आगे वाले पार्ट पे करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अपने नोट्स में इन सब चीज़ों को जरूर नोट करके रखिए आप, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से सीधा सीधा बात शुरू करेंगे। ठीक है?